नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। विस्तार न्यूज पर सबसे बड़ी महा कवरेज लगातार जारी है। लोकतंत्र के महापर्व पर सबसे बड़ी कवरेज आप विस्तार न्यूज पर देख रहे हैं और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कहां कितने फीसदी मतदान हुआ है। सभी लोग उत्साहित होकर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं लोकतंत्र के इस महापर्व में। अब तक हुए मतदान की बात करें तो 53% से ज्यादा मतदान हो चुका है। 53.40% मतदान हुआ है मध्य प्रदेश में। बालाघाट में सबसे ज्यादा 63.69% तक वोटिंग हो चुकी है अभी तक। छिंदवाड़ा की बात करें तो यहां पर 62% से ज्यादा मतदान हुआ है। जबलपुर में 48.5% तक मतदान हुआ, अभी तक का आंकड़ा यही है। मंडला में 58.28% तक वोट पड़े हैं। शहडोल की बात करें तो 48.64% तक वोटिंग यहां पर हुई है। सीधी की बात कर लेते हैं तो सीधी में 40% से ज्यादा मतदान अभी तक हो चुका है। और छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट पहले फेज में है, वो है बस्तर, जहां पर 58.14% वोटिंग हुई है अभी तक। लगातार बिना रुके कवरेज लगातार जारी। मेगा कवरेज, सबसे बड़ी कवरेज लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तार न्यूज पर लगातार जारी है। और अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये तस्वीरें आपके सामने। वहीं छत्तीसगढ़ की 1 लोकसभा सीट बस्तर में भी मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। पहली तस्वीर छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट की 6 विधानसभाओं की आपके सामने है। पहली तस्वीर बस्तर की, दूसरी बीजापुर, तीसरी चित्रकूट, तो चौथी दंतेवाड़ा, 5वीं जगदलपुर और छठी तस्वीर है नागपुर की। और वहीं 7वीं तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश। जी हां, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, सीधी, बालाघाट और शहडोल, इन सभी जगहों पर लगातार हम देख रहे हैं कि पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारें। कई बड़े दिग्गज नेताओं ने भी वोट डाले हैं यहां पर। बस्तर, चित्रकूट, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, नागपुर और मध्य प्रदेश की बात करें छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, सीधी, बालाघाट, शहडोल। गजब का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है वोटिंग को लेकर। कई स्थानों पर गर्मी है, लेकिन गर्मी पर भारी पड़ रहा है उत्साह। जी हां, पारे पर भारी पड़ रहा है लोगों का उत्साह। जिस तरीके से लोग निकल रहे हैं घरों से बाहर, विस्तार न्यूज भी आप सभी से अपील कर रहा है कि घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये मौका दोबारा आपको 5 साल बाद मिलेगा। जी हां, ये मौका, ये अवसर, ये बहुत बड़ा मौका है आपके पास सरकार चुनने का। सोच समझकर वोट डालिए, लेकिन वोट जरूर डालिए। अपने घरों से बाहर निकलें और लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बने। लोकतंत्र के महापर्व के यज्ञ में अपनी आहुति जरूर दें। कई बड़े दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। तस्वीरें देख रहे हैं, विवेक तनखा आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे। छिंदवाड़ा में विवेक बंटी साहू, कमलनाथ भी पहुंचे थे अपने परिवार के साथ। तो लगातार चर्चाओं का दौर भी जारी है। लगातार चर्चाएं हम कर रहे हैं। अलग अलग मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में है जितेंद्र मिश्रा जी, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका विस्तार न्यूज पर। और लगातार हम बता भी रहे हैं कि कहां पर कितने फीसदी वोटिंग यहां पर हुई है। मिलन भार्गव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। मिलन जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका विस्तार न्यूज में। सबसे पहले मिलन जी, सवाल आपसे ही रहेगा। बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले 400 पार का नारा यहां पर दे रही है। अंचल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंचल का भी रुख करेंगे मिलन जी, लेकिन 400 पार का नारा बीजेपी यहां पर दे रही है, आखिर ये संभव कैसे होगा? किसी भी दूरी को तय करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिलन जी, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। मैं फिर से कोशिश करूंगा आपसे संपर्क करने की। सबसे पहले फिर इसके बाद मैं अंचल का रुख कर लेता हूं। अंचल, छिंदवाड़ा में जिस तरीके से वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग हुई है, किस तरफ इशारा करती है वो? लाइन बोलूंगा थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के, ये राह नहीं आसा, आग का दरिया है और तैर के जाना है, ऐसा समझिए। इतना आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए छिंदवाड़ा
फतह करना, जिस तरीके से यहाँ लोगों में उत्साह दिख रहा है और लगातार वोट परसेंट बढ़ रहा है। आज शुक्रवार का दिन था और ऐसे में मुस्लिम बाहुल्य जो इलाके थे वहाँ पे अभी मतदान केंद्रों में भीड़ कम थी, लेकिन एकदम से 3 बजे के बाद वहाँ जिस तरीके से लोगों का मजमा लगा है, लोग जिस तरीके से पांव रखने की जगह नहीं है वहाँ पर, लोग वहाँ पर वोट करने के लिए आए हैं और जाहिर सी बात है कि उसमें से 90% से ज़्यादा मतदान कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हो गए। लोगों से हमने बात भी की थी, लोग कह रहे थे कि आज नमाज का दिन था और वो नमाज से जब फुर्सत हुए हैं तब वो आए हैं। तो अभी जो प्रतिशत आप बता रहे थे 62% मतदान यहाँ पर छिंदवाड़ा में हो चुका है, वो पिछले 2019 लोकसभा चुनाव में 82% अंतिम गया था और इस बार 86-87% तक ये अनुमान है कि ये वोटिंग परसेंटेज जाएगा। लेकिन ये जब वोटिंग परसेंटेज में जो इजाफा होगा, आप उसी के आधार पर कह रहे हैं आप बीजेपी के लिए कि आसान नहीं होने वाला छिंदवाड़ा फतेह करना। ये तो 4 को ही पता चलेगा सुमित। हाँ। ठीक है अंचल, मैं लौटता हूं। मिलन जी जुड़ गए हमारे साथ। मिलन जी, आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? ठीक है मिलन जी, जिस तरीके से हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला जो कि लगातार छिंदवाड़ा में मौजूद हैं, 2 से 3 दिन को हो चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह के काफिले को, जो रोड शो को, सभा को कवर किया था, और आज वो कह रहे हैं कि आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए। मिलन जी, आपका रिएक्शन इस पर? आसान इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसको हासिल करने की ताकत और वादा रखना है। हाँ। लेकिन लक्ष्य आप बता रहे थे कि 400 पार का भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है, देखिए कोई भी लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसे नहीं रखा। आपको याद होगा 2014 में जब हमने सरकार बनाने जाते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने का नारा जो दिया था 382 सीट लेकर, 300 पार का नारा जो 2019 में दिया, 303 सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। अब 370 का भारतीय जनता पार्टी का अकेला लक्ष्य है और 400 पार का लक्ष्य एनडीए का है हमारे घटक दलों को। तो आप समझिए कि हमने कोई योजना बनाई है, रणनीति बनाई है, रणनीति के तहत हमारे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है। भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ मैनेजमेंट है, माइक्रो मैनेजमेंट है, 365 दिन सक्रिय रहता है जनता के बीच। ठीक है, इस बूथ मैनेजमेंट पर मैं आऊंगा। मिलन जी, आपके पास दोबारा। जितेंद्र मिश्रा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से मिलन जी कह रहे हैं कि वो आसान तो कोई भी चीज़ नहीं होती और बीजेपी के लिए कोई भी चीज़ आसान नहीं थी हमेशा, लेकिन कठिन भी नहीं है। नहीं, देखिए, रणनीति ये हर चुनाव में बनाते हैं। हाँ। सफल नहीं हो पाते। छिंदवाड़ा को लेकर के जिस तरह की बात की जा रही है, मैं आश्वस्त हूँ कि 90% मतदान होगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ प्रेशर बनाने का काम किया, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 3-3, 4-4 मंत्री 15 दिन से वहाँ बैठे हैं, जिस तरीके से अमित शाह ने रणनीति वहाँ बनाई है, इससे लग रहा है कि मतदान का प्रतिशत 90 से ऊपर जाएगा और कमलनाथ जी की जीत पिछली बार से बड़ी जीत होगी, ऐसा आभास होने लगा है। मैं दिन भर से आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूं, लगातार छिंदवाड़ा में नजर है। निश्चित तौर पर वहां का वोटर विकास को पसंद कर गया है और उसके चेहरे से ये दिखाई देने लगा है। रहा सवाल 400 पार का, रहा सवाल 370 का। जब अमित शाह जी ने बंगाल में 200 पार का नारा दिया, दिल्ली में 40 पार का नारा दिया, तब हमने उनसे बाद में पूछा क्या हुआ उस नारे का, तो उन्होंने कहा ऐसा जुमला हम अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए देते रहते हैं। निश्चित तौर पर ये 400 पार का भी जुमला होगा। 400 सीटों पे लड़ो तो जब तक तो 400 पार की बात कर पाओगे। बिल्कुल निश्चित लौटूंगा। मिश्रा जी, आपके पास छिंदवाड़ा का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अंचल, लगातार आप मौजूद हैं, पूरी वोटिंग को कवर कर रहे हैं, क्या कुछ खास आपने इस दौरान देखा अंचल वहां पर छिंदवाड़ा में? सुमित, सबसे खास तो यही था कि 19 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम सिंह आहके फिर से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। शामिल क्या हुए हैं, उन्होंने अपील करी है, आज सुबह ही एक वीडियो जारी किया है अपना और अपील की है कि मैं बहक गया था, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया था, मैं थैंकलेस था, मैं कमलनाथ ने जिनने मुझे फर्श से अर्श तक पहुंचाया, इतनी कम उम्र में मुझे एक केटर से लेके महापौर तक बनाया, तो मैं थैंकलेस हूं अगर आज इस मुसीबत के समय में उनके साथ नहीं हूं। मैं बहक गया था, मेरी मति मारी गई थी और उनको अक्ल आई और उन्होंने वीडियो जारी करके जनता से अपील की है कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की। और अभी हमने भी उनसे बात करी है, एक्सक्लूसिव बातचीत करी है, अगर आपके पास हो सुमित तो वो भी सुनवाइएगा दर्शकों को और हमारे मेहमानों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि एक युवा जो मध्य प्रदेश के सबसे कम उम्र के महापौर हैं वो किस तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कमलनाथ और नकुलनाथ से मेरी बात नहीं हुई, हो सकता है वो मुझे माफ भी ना करें, लेकिन मैं उनसे बात करूंगा, मुझसे गलती हुई, मैं थैंकलेस हो जाता अगर इसके इतना
अपनी टीम से कहना चाहूंगा कि विक्रम आहाके जी का जो 1-to-1 है वो दर्शकों को सुनवा देते हैं। पहले अंचल में लौटूंगा, आपके पास चर्चा पे लौटूंगा। विक्रम आहाके जी ने अंचल शुक्ला हमारे सहयोगी से क्या खास बातचीत की है वो सुनिए पहले। छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके अभी हमारे साथ में है। बहुत कम उम्र में ये छिंदवाड़ा के महापौर बने थे और इनका ऐसा मानना है कि कमलनाथ जी की कृपा से ही ये महापौर बने। लेकिन ना जाने ऐसा क्या हुआ कि ये लगभग 15 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में गए। तब भारतीय जनता पार्टी में जाना मजबूरी थी या अब कांग्रेस में वापसी मजबूरी है? देखिए, उस समय ऐसी परिस्थितियां थी कि हमारे नगर निगम के 14 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में मेरे से पूर्व में ज्वाइन हो चुके हैं। हमारी छिंदवाड़ा की नगर निगम की परिषद अल्पमत में आ गई और कहीं ना कहीं उस समय ऐसा लग रहा था कि महापौर के पद पर किसी प्रकार की कोई दुविधा आ सकती है और पद भी जा सकता है और एक अतिरिक्त चुनाव छिंदवाड़ा की जनता को बीच में झेलना पड़ेगा। और छिंदवाड़ा में विकास कार्य की अभी गति रुकी हुई थी। इन सब कारणों को लेकर मैं गया था, लेकिन जब मैंने निर्णय लिया और उसके बाद देखा कि अंदर से चीज़ें जो अंतरात्मा है वो कह रही थी कि यार जिसकी वजह से आप महापौर बने हो, जिसने कैटर से लेकर मेयर तक आपको सफ़र किया है और आज ऐसी परिस्थितियों में आप अगर उनके साथ खड़े नहीं रहेंगे तो आपके अंदर इंसानियत जो है वो नहीं रहेगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि पद भी जाने का डर था? हाँ, निश्चित तौर पर था और अभी भी हो सकता है आने वाले भविष्य में ऐसी परिस्थितियां निर्मित हों। लेकिन किसी ने आपके लिए अगर जीवन में कुछ अच्छा किया है तो आपको लौटाना चाहिए, ऐसी मानवता कहती है, इंसानियत कहती है और आज मैं वही कर रहा हूँ। तो कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी आपके ऊपर विश्वास करें कि अब आप नहीं डगमगाएंगे? अब चूँकि गलती मेरे से हुई है और अब वो मुझे किस नज़रिए से देखते हैं वो उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा, लेकिन मैं कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के प्रति हमेशा लॉयल था और लॉयल रहूँगा। तो ये है महापौर छिंदवाड़ा जो कि कह रहे हैं कि परिस्थितियां ऐसे निर्मित हुई और 14 पार्षद पहले ही भारतीय जनता पार्टी में जा रहे थे और अविश्वास की पूरी संभावना थी। छिंदवाड़ा की विकास की गति धीमी पड़ जाती और इन सब चीज़ों की चिंता की। लेकिन फिर मुझे इस बात का ख्याल आया कि कमलनाथ जी ने जिनने मुझे फर्श से अर्श तक पहुँचाया है और मैं थैंकलेस हूँ अगर उनके साथ इस वक्त चुनाव में नहीं खड़ा हूँ, इसलिए वापस आए हैं। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी सभी इनकी बात जरूर नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर उनसे एक बार मिलने के लिए जाएंगे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार न्यूज़। बिल्कुल, अंचल का मैं रुख करना चाहूंगा। अंचल, पूरा 1-to-1 सुना हमने, जिस तरीके से आपने उनसे बातचीत की है। बड़ी बात यही निकल कर आई, वो कह रहे हैं मैं बहक गया था। लेकिन हमने देखा कि इस विधानसभा चुनाव में, माफ कीजिएगा लोकसभा चुनाव में इस बार के कमलनाथ बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। लेकिन ऐसा लगा कि कमलनाथ ने हार नहीं मानी, अकेले डटे रहे और ऐसा चुनाव लड़ा कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि माहौल शायद कांग्रेस के पक्ष में बनेगा। अंचल, अंचल मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? ठीक है, मैं फिर से कोशिश करूंगा अंचल आपसे संपर्क करने की। मिलन भार्गव जी, बाकी सभी सीटों पर बातचीत हम जरूर करेंगे, लेकिन छिंदवाड़ा की बात करना बेहद जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बीजेपी ने पूरी ताकत वहां पर लगा दी। कमलनाथ के करीबियों को तोड़कर अपने पाले में शामिल कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर एक रात गुजारते हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? पार्टी ने कभी प्रयास करके किसी को तोड़ा नहीं, लेकिन हमारा संगठन जुड़े हैं तो वो हमारे विकास को स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी के जो योजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष और उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से देश प्रगति कर रहा है और विश्व में भारत का गुणगान जय जयकार, उसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई राजनीतिक कार्यकर्ता कदमताल करना चाहता है, उसका स्वागत है। उसी के साथ हमने कार्यकर्ताओं को जोड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक कार्यपद्धति है, अपनी कार्यकर्ताओं की फौज जिसकी दम पर वो हमेशा पूरी ताकत से चुनाव लड़ती आई है। हमने इस चुनाव में भी हर सीट प्रत्येक सीट पर जिस प्रकार से मजबूत संगठन क्षमता के साथ हमारे शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की योजना बनाई है। तो पहला चरण है, आप देखेंगे चरणबद्ध तरीके से हम प्रत्येक चुनाव में अपने संगठन क्षमताओं को पता करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जो तथाकथित कमलनाथ जी का किला कहा जाता था, आज आप देखिए कमलनाथ जी को अपने पुत्र को जिताने के लिए शराब बढ़वानी पड़ रही है, नोट बढ़वाने पड़ रहे हैं। इन दोनों से काम नहीं चला, षड्यंत्र प्रपंचपूर्वक। ठीक है मिलन जी, लौटूंगा आपके पास। जितेंद्र जी,
बाकी सीटों पर क्या हो जाता है कांग्रेस को? चलिए मान के चलिए कि छिंदवाड़ा कमलनाथ का किला है, कांग्रेस का गढ़ है, वो अभेद नहीं होगा, वो नहीं टूटेगा, लेकिन बाकी सीटों पर क्या हो जाता है कांग्रेस को? इतनी कमजोर क्यों है बाकी सीटों पर कांग्रेस पार्टी? नहीं, देखिए बिल्कुल कमजोर नहीं है, हम बिल्कुल कड़ी चुनौती पेश करते हैं। हाँ। 2014 का चुनाव जो हुआ, जितने बड़े बड़े सपने उस चुनाव में दिखाए गए, जनता ने सोचा विश्वास करके देखना चाहिए। एक नया नेता तो नई बात कर रहा है, 15 लाख रुपए हर अकाउंट में बात भेजने की बात कर रहा है। उन्हें लगा कि गरीबी दूर हो जाएगी, 15 लाख रुपए आ जाएंगे। काला धन वापस लाने की बात कर रहा है, निश्चित तौर पर देश मजबूत हो जाएगा अगर काला धन वापस आ जाएगा तो। उन्होंने इन सरकार को वोट दिया। लेकिन कई बड़े वादे भी थे, राम मंदिर का जिक्र था, 370 को खत्म करने का जिक्र था, 3 तलाक को खत्म करने का जिक्र था, वो बड़े फैसले लिए बीजेपी पार्टी। मैं आपको वही बताने जा रहा था। हाँ। उस चुनाव में विश्वास कर लिया, दूसरा चुनाव राम मंदिर के प्रकाश में लड़ लिया। हाँ। तरह तरह की बातें कर दी। अब जब उनकी समझ में आया कि जनता सवाल पूछेगी तो 2047 की बात करने लगे। इस देश का वर्तमान चौपट करने के बाद अगर आप 2047 की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर सवाल उठना शुरू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री 2014 में भी आए, छिंदवाड़ा नहीं गए क्योंकि उन्हें मालूम था कि छिंदवाड़ा में विकास जो है उसका जवाब कैसे दे पाएंगे। 2019 में भी आए, बगल की सीटों में गए, छिंदवाड़ा नहीं गए क्योंकि उन्हें मालूम था कि छिंदवाड़ा में विकास दिखाएंगे कमलनाथ जी, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो 2024 में भी आए, छिंदवाड़ा जाने की हिम्मत नहीं जुटा। ऐसा विकास जैसा विकास छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने किया, कमलनाथ ने किया, बाकी जगहों पर कांग्रेस के नेता क्यों नहीं कर पाए? जब उनकी सरकार थी, वो वहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे थे जनता का। मैं आपको वही बताने जा रहा हूं कि आज की तारीख में आप बात करेंगे तो ना हमारा मंडला कमजोर है, ना हमारा शहडोल कमजोर है, कोई भी विधानसभा और लोकसभा सीट, इन 6 में से हम कड़ी चुनौती दे रहे हैं। कोई भी लोकसभा सीट ऐसी नहीं जिसको आप इस तरीके से आकलन कर ले कि वह कांग्रेस साफ हो रही है। इसके पीछे कारण ये है, इसके पीछे कारण ये है कि राम मंदिर के प्रकाश में पिछला चुनाव लड़ लिया, अब अगला चुनाव आया तो आपको विकास के जवाब देने पड़ेंगे। मिलन जी क्या कुछ कहेंगे? वर्तमान को बर्बाद करके आप 2047 की बात करते हैं। देखिए, बाबर के पद चिन्हों पर चलने वालों के मुंह से राम नाम निकलने लगे, ये अच्छी शुरुआत है। हाँ। देखिए, खुले मन से कांग्रेस पार्टी ने लगातार राम मंदिर का विरोध किया। जब राम मंदिर प्रतिष्ठा की बात आई तो राम मंदिर का निमंत्रण स्वीकार करने वाली कांग्रेस पार्टी ने खुले तौर पर बाबर के पद चिन्हों पर चलने का तय किया। तो आप देखिए, देश देखता है किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते देश के विरोध करने की तरफ आगे बढ़ गई है। देश विरोधी ताकतों के साथ मंच साझा करती है। हिंदुओं को चिढ़ाने में, हिंदुओं को गाली देने में कांग्रेस के नेताओं को मजा आता है, बार बार साबित। हम कहते हैं कि मुद्दों पर राजनीति करिए, आप तमाम तरह के जनहित के मुद्दे हैं उन पर बात करिए, लेकिन ये हिंदुओं को गाली देकर मुद्दों को भड़काते हैं। इन्होंने, आपने देखा कि विधानसभा के जो चुनाव थे मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में, किस प्रकार से सनातन को एड्स से तुलना करके विषयों को मोड़ा। अब आप देखिए, नवरात्र चल रहा था, किस प्रकार से इनके ही घटक दल और इनके नेता तमाम मांस मच्छी की बात। ठीक है मिलन जी, मैं लौटूंगा, जितेंद्र जी आपके पास भी लौटूंगा, अंचल आपके पास भी लौटूंगा, लेकिन विदिशा लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपना पर्चा दाखिल किया है, नामांकन दाखिल किया है और इसी दौरान विस्तार न्यूज से खास बातचीत उन्होंने की है। क्या कुछ कहा शिवराज सिंह चौहान ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत में, वो सुनाते हैं दर्शकों को। तरह जन जन के नेता, लोकप्रिय नेता होने के नाते उन्होंने तत्काल सुध ली उस दल की भी जो लगातार नृत्य कर रहा था। हम उनसे जानेंगे। सर आप एकदम ये दल थोड़ी है, ये मेरी भांजियां हैं। बिल्कुल, ये मामा के लिए आई है। मामा के लिए आई और मामा ने मामा अपनी भांजियों के कल्याण के लिए है, उनकी सेवा के लिए है। सर नामांकन दाखिल हो गया, बड़ी संतोष देख रहा हूँ मैं आपके चेहरे पर। पूरा परिवार आया है ना, ये परिवार के साथ होने का सुख। बिल्कुल। सर क्या लग रहा है, आपने आशीर्वाद तो आलोक जी को भी दे दिया, रिकॉर्ड तोड़ेंगे, वो यहाँ पर क्या रिकॉर्ड टूटने वाला? सब लोग रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ये थे शिवराज चौहान जी जो कह रहे थे कि सब लोग रिकॉर्ड तोड़ेंगे। उन्होंने जो है कहा है ये भी कि ये भांजियां हैं, पूरा परिवार है, इस बात की तसल्ली है उनके साथ और इसी बात का उनके चेहरे पर संतोष भी दिखाई दे रहा है। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, विस्तार न्यूज के लिए। जितेंद्र जी क्या कुछ कहना चाहेंगे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस बयान पर कि सभी लोग रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं इस बार? निश्चित तौर पर शिवराज सिंह जी की बात उनकी पार्टी के लिए करना जायज है, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ना ना तोड़ना ये तो जून में मालूम चल जाएगा आपको।
भारतीय जनता पार्टी बंगाल में भी रिकॉर्ड तोड़ने जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी रिकॉर्ड तोड़ने जा रही थी। असल में है क्या, ये सांप्रदायिकता पर इस चुनाव को खींचकर ले जाना चाहते। मिलन जी को आपने सुना, 2 सवाल के बाद तीसरे में राम मंदिर पर आ गए कि नहीं आ गए। तो मेरा ये कहना है कि आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती हैं। आपको कर्नाटक में क्या हुआ आपने देखा, हनुमान जी को लाके मंच पे बैठा दिया कि किसी तरीके से सवालों से बचा जा सके, लेकिन जनता सवालों पाड़ी रही। जनता ने कहा किसान कानून, किसान की आमदनी दोगुनी कब तक होगी, महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। क्या जवाब है आपके पास? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी, ठीक क्या है, जवाब है आपके पास? जवाब लेते हैं। मिलन भार्गव जी क्या जवाब देंगे रोजगार महंगाई को लेकर? सुमित भाई बड़ा ही दिलचस्प है अभी के जितेंद्र भाई कर्नाटक तक चले गए। कर्नाटक की याद बात दिला दूं, जब ये लोग सरकार में आते हैं तो हिंदुओं को चिढ़ाना ऐसे ही नहीं, मैं कह रहा हूँ। आप देखिए कर्नाटक में सरकार बनाते हैं तो धर्मांतरण करने वाले जो कानून कड़े रूप से बना हुआ था उसको शिथिल करते हैं, उसको खत्म करने की दिशा में काम करते हैं, ताकि आराम से जो जिहादी ताकतें हैं। अब जितेंद्र जी फिर कहेंगे कि आप कर्नाटक में चले गए, महंगाई रोजगार की बात नहीं करते, तो जवाब नहीं आएगा, और आएगा तो पाकिस्तान से तुलना होगी। ठीक जी। और यही लोग जब गौ हत्यारियों की बात होती है तो कर्नाटक में गौ हत्यारियों को संरक्षण देने के खुले मन से इनके नेता खड़गे जी के बेटे बात करते हैं। और बेरोजगारी को लेकर जितनी बात और डीके कांग्रेस पार्टी हटती है, मैं आंकड़े गिनाता हूं, आप आंकड़े नोट करके रखिएगा जितेंद्र भाई, वेरीफाई करिएगा। देखिए इस सरकार में जब भी प्रोविडेंट फंड कोई बुलाता है उसकी नौकरी लग जाती है। 2014 का आंकड़ा है 11 करोड़ का लोगों ने प्रोविडेंट फंड में अपने रजिस्ट्रेशन कराया था। आज 2024 में बैठे 26 करोड़ लोगों के प्रोविडेंट फंड में खाते हैं, तो बताता है कि इस देश के युवाओं को रोजगार भी मिला है और उन्होंने अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए प्रोविडेंट फंड के अकाउंट भी खुलवाए हैं। तो ये आंकड़े हैं जो बताते हैं कि इस देश में बेरोजगारी की दर कम हुई है, हर प्रत्येक रोजगार देने वाले युवा ने स्वरोजगार भी स्थापित किया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से अपने छोटे छोटे उद्योग डालकर, लेकिन इस बार मिलन भार्गव जी रोजगार का कोई जिक्र नहीं है, रोजगार देने का, नौकरी देने का कोई जिक्र नहीं है। मोदी जी ये कह रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है कि लोन लीजिए, अपना स्टार्टअप खोलिए। देखिए सुमित भाई, लोन लेकर ने उनके सपने को साकार करना है। जो व्यक्ति, जो बच्चा बिल्कुल ये अपने गरीबों के खबोड़े से निकलकर उद्योगपति बनने ये इसका एक अलग पहलू है, अच्छा पहलू है, इसका बिल्कुल अच्छा पहलू है, अलग पहलू है। मिश्रा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी ये कहती है कि रोजगार मत दीजिए, रोजगार आप दूसरों को दिए, ऐसा हम बनाएंगे आपको ताकि आप रोजगार दूसरों को दे सके। ये बहाना हो सकता है रोजगार न दे पाने का कारण। असल में है क्या, जब हम इस देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं, वो रेल हो, भेल हो, गेल हो, सेल हो, सारी की सारी जब हम अपनी नवरत्न कंपनियों को बेचने का काम करते हैं तो निश्चित तौर पर नए रोजगार की बात ही नहीं हो सकती। इस देश में आपने जो वादे किए थे उन पर एक भी जवाब नहीं आता है। निश्चित तौर पर आप कहीं राम मंदिर कहीं कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ले नहीं पाऊंगा, मेरे पास समय की कमी है। जितेंद्र जी बहुत धन्यवाद आपका, मिलन भार्गव जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए दावों का दौर लगातार जारी है, वोटिंग भी लगातार जारी है, अपनी अपनी तरफ से दावे हो रहे हैं कि हम जीतने वाले हैं, लेकिन किसके दावों में कितना दम होगा ये तो 4 जून को साफ हो पाएगा।